हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लखीमपुर खीरी में सोमवार 7 जनवरी देर शाम को पुलिस हिरासत में गैंगस्टर रामचंद्र की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इसको लेकर परिजनों के जरिए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मृतक का मंगलवार 8 जनवरी को पोस्टमार्टम होने के बाद लोगों ने बमहनपुर चौराहे पर रोड जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे एक अधिकारी ने मृतक के परिजनों को धमकाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वायरल वीडियो पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रियंका ने लिखा, भारत के संविधान ने दलितों वंचितों को अधिकार देकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ ताकत दी। भाजपा राज में न तो संविधान का सम्मान है, न ही वंचित वर्गों के अधिकारों का। वंचित समाज से आने वाले एक परिवार ने अत्याचार के खिलाफ सवाल उठाया तो भाजपा सरकार की पुलिस का व्यवहार देखिए। इससे पहले सपा चीफ और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव, नगीना सांसद चंद्रशेखर और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने इस मामले में पुलिस पर आरोप लगाए थे। मृतक परिजनों मांग कर 30 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। मृतक के परिजनों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस विरोध के बाद देर रात धौरहरा पुलिस क्षेत्राधिकारी पीपी सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सड़क जाम कर विरोध कर रहे लोगों को फटकार लगाई। बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी की एंट्री पर मोहम्मद यूनुस सरकार ने ऐसी बात कही है जिससे पाक पीएम शहबाज शरीफ को झटका लग सकता है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में पाक सेना को काम करने की अनुमति देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों की बात से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने कहा कि सरकार सभी सार्स देशों के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहती है और सरकार उसके लिए काम भी कर रही है। सार्स 8 देशों का समूह है जिसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसके सदस्यों देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। CNN न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में शफीकुल आलम ने कहा कि मोहम्मद यूनुस सभी सार्स देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसी के तहत बांग्लादेश रिश्ते बेहतर कर रहा है, लेकिन यूनुस सरकार की बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी को काम करने की अनुमति देने की कोई योजना नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही यहाँ का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक और सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी AAP आप सत्ता में काबिज रहने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस की कोशिशें हैं कि दिल्ली की सत्ता पर कमान हासिल की जा सके। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत के एक बयान ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ABP न्यूज से बातचीत में यह कहा था कि आम आदमी पार्टी उनके कांग्रेस के लिए विपक्ष है। अशोक गहलोत ने कहा था, आपको ये भ्रम है कि वह पहले जीत गए हैं, 2 बार तो आगे भी जीतेंगे, लेकिन मुझे इस बार दिल्ली का माहौल बदला हुआ लगता है। कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले 2 विधेयकों पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की बुधवार को पहली बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी BJP के सदस्य PP चौधरी की अध्यक्षता वाली इस समिति की पहली बैठक में विधि मंत्रालय के अधिकारी, इसके सदस्यों को दोनों प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों से अवगत कराया गया। बैठक में चौधरी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, BJP सांसद बांसुरी स्वराज और समिति के कई दूसरे सदस्य शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन की इस पहली मीटिंग में सभी सदस्यों ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई। अगले सत्र में इसका प्रस्ताव दिया जाएगा। समिति को बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। इन विधेयकों को पिछले साल 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। NDA की संयुक्त प्रेस वार्ता में जब JDU उम्मीदवार के नाम की घोषणा JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की तो सब चौंक गए। राजनीतिक हलके में चल रही अटकलों से अलग सत्ता पक्ष और विरोधी दोनों के लिए नीतीश कुमार की पसंद ललन प्रसाद को कैंडिडेट घोषित किया जाना हैरान करने वाला था। ललन प्रसाद धानुक जाति से आते हैं और ये जाति अति पिछड़ा समाज में आती है। ललन प्रसाद के नाम की घोषणा करते हुए उमेश कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि अति पिछड़ी जाति से आने वाले
ललन प्रसाद पार्टी में समता पार्टी के समय से काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ता है। वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं। बेहद ईमानदार और कर्मठ ललन प्रसाद पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में हमेशा से अपना योगदान देते रहे हैं। इनकी उम्मीदवारी से जेडीयू के तमाम नेता और जमीनी कार्यकर्ता उत्साहित है। ललन प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है कि शेखपुरा के रहने वाले ललन प्रसाद नीतीश कुमार के साथ शुरुआती दौर से काम करते रहे हैं और वह मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। ललन प्रसाद धानुक जाति से आते हैं, जिसका प्रभाव मुंगेर, शेखपुरा, बरबीघा, बाह सहित कई विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण माना जाता है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने मंगलवार को जुलाई में हुई हिंसा की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया। बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी BSS के मुताबिक इसमें से 22 पासपोर्ट जबरन गायब किए गए लोगों के हैं, जबकि शेख हसीना सहित 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण रद्द किए गए। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया। इससे साफ हो गया है कि भारत हसीना को बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं करेगा। इससे पहले 6 जनवरी को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हसीना को डिपोर्ट करने के लिए भारत से अपील कर चुकी है। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन के हेड मेजर जनरल फजलुर रहमान का कहना है कि अगर भारत शेख हसीना को डिपोर्ट नहीं करता है तो कमीशन उनसे भारत आकर पूछताछ करने को भी तैयार है। मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही, जिसमें मतदान 5 फरवरी को और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। यह कहना लगभग सही ही होगा कि यह आम आदमी पार्टी, आप, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच एक और हाईस्टेक्स राजनीतिक लड़ाई है। हालांकि जो बात प्रमुखता से सामने आती है वह यह है कि इन चुनावों में सबसे अधिक दाव आम आदमी पार्टी के लिए है, भाजपा के लिए थोड़ा कम और कांग्रेस के लिए सबसे कम। यानी कि कांग्रेस पार्टी बस वोट कटवा बनकर रह जाएगी, यानी कि कहीं वह बीजेपी के वोट काटती दिखेगी तो कहीं आम आदमी पार्टी की। अतंत नुकसान किसका होगा? क्या आम आदमी पार्टी ने जिन तर्कों के आधार पर कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से इनकार किया था वो सही साबित हो रहे हैं। दिल्ली में 1998 से 2013 तक 15 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। 2013 के चुनाव में भी वह तीसरी बड़ी ताकत 8 सीटें थी और त्रिशंकु विधानसभा के चलते आम आदमी पार्टी 28 सीटें को उससे हाथ मिलाकर सरकार बनानी पड़ी। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस दिल्ली में एक भी विधायक नहीं बना सकी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरकर 26% हो गया, जो कि 2015 में 10% से भी कम हो गया। पर आश्चर्यजनक बात यह है कि दिल्ली के किसी भी शख्स से, चाहे वो मर्सिडीज से चलता हो या गली नुक्कड़ पर चाय और सिगरेट की रेहड़ी लगाने वाला, उसे लगता है कि दिल्ली में विकास की असली गंगा तो शीला दीक्षित की सरकार में ही बही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारत दौरे पर आए मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून से मुलाकात की। इस दौरान सिंह ने दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। साथ ही उन्होंने भारत मालदीव के व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने में मिलकर काम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। राजनाथ सिंह ने मुलाकात के दौरान मालदीव के रक्षा मंत्री को बताया कि भारत रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता वृद्धि में मालदीव को सहयोग देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव को अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि मालदीव को भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में विशेष स्थान प्राप्त है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसमें मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा उपकरण और संसाधनों की आपूर्ति शामिल है। परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति, ST के नेताओं मंत्रियों की बैठक को सियासी कारणों से नहीं बल्कि पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के आग्रह पर स्थगित किया गया है। सुरजेवाला इस बैठक में भाग लेना चाहते थे, इसलिए बैठक को टाला गया। बैठक का मकसद SC, ST सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा करना था ताकि SAC समुदायों का समर्थन मजबूत किया जा सके। परमेश्वर ने बताया कि उन्होंने सुरजेवाला को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है जब भी बैठक हो, और इस बैठक के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, न ही छिपाने के लिए कुछ था। परमेश्वर ने कहा, हमने इस बैठक को सुरजेवाला के अनुरोध पर स्थगित किया है क्योंकि वह इस बैठक में भाग नहीं ले पा रहे थे। बैठक रद्द नहीं की गई है बल्कि यह फिर से तय की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक का मकसद SC/ST समुदाय से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना था, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना। पुर में पिछले साल मई में 2 समुदायों के बीच शुरू हुए हिंसे ने पूरे राज्य भर की रूपरेखा बदल कर रख दी। इस हिंसा के चलते राज्य भर में अब तक 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो हजारों लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। इसी बीच बुधवार को सीएम बीरेन सिंह ने राहत शिविरों में विस्थापित लगभग 5,225 लोगों को 5,000 रुपए बांटे। साथ ही अन्य 80 लोगों को 10,000 रुपए दिए। सीएम बीरेन सिंह ने दी जानकारी। मामले में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि आज हम राहत शिविरों में रह रहे 5,225 विस्थापित लोगों को 5,000 रुपए, अन्य 80 लोगों को 10 रुपए। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,